पूरा का पूरा जो 150 साल का हिस्ट्री है, ये कंप्लीट 150 ईयर्स का हिस्ट्री है। इसके बाद चेंज बहुत कुछ होता है। 15 ईयर्स तक, अब 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद वीक होना शुरू हो जाता है। एंड विद इन 50 ईयर्स, 50 साल में मुगल जो डायनेस्टी है और मुगल जो पावर है वो ऑलमोस्ट जो है वो रिड्यूस टू पार्शियल फ्रेगमेंट्स में रह जाते हैं। ठीक है, जैसे नवाब ऑफ बंगाल अलग हो गया, निजाम ऑफ हैदराबाद अलग हो गए, मराठास अलग राइज करने लगे, सिख्स अलग राइज कर गए, अवध अलग हो गया। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डेवलप हो गया, नाम का जो है वो मुगल एम्पायर रह गया। ठीक है, तो ये चीज है। लेकिन 1765 में क्या होता है कि ट्रेडर से जो है वो टेरिटरी ऑक्यूपेंट, यानी कि एक तरीके से रूलर्स के रूप में डेवलप हो जाते हैं। ट्रेडर से रूलर्स क्या होता है ऐसा बताइए। 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिलता है। ठीक है, 1765 में इनको क्या मिलता है? दीवानी, मैं 1615 लिख रहा हूं, दीवानी राइट्स मिलता है। इसके पहले एक और इंसिडेंट हुआ था 1757, ठीक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या म्यूटिनी के 100 साल पहले। 1857 में म्यूटिनी हुई और हमारे हिसाब से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके ठीक 100 साल पहले 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी में दो चीजें थी। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल, ये समझिए एक रीजन है, एक रीजन वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इस रीजन में कौन थे? सिराज उद दौला, सिराज उद दौला थे। ठीक है, सिराज उद दौला। ठीक है, ये नाम मात्र के ही बैटल फील्ड में आए थे। देयर वॉज नो एक्चुअल फाइटिंग, कुछ खास हुआ नहीं और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। तो एक्चुअली में जो कन्फ्रंटेशन था या जो एक तरीके से जो फाइट था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में, वो हुआ नहीं यहां पे। ठीक है, वो कब हुआ? 1765 में। क्या है ये? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर में भी दो चीजें थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के अंडर में, ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो के अंडर में, और साथ में तीन लोग थे। पहला बंगाल का नवाब, दूसरा अवध का नवाब, और तीसरा मुगल एम्पायर। क्या था? मुगल किंग शाह आलम टू, शुजा उद दौला और मीर कासिम। अब इन तीनों की कंबाइंड फोर्स थी और ये कंबाइंड फोर्स जो है वो पहली बार फाइट होता है। यहां क्या हो जाता है? फाइट। तो एक्चुअल में एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ करके जीतता कौन है फिर? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जीतता है तो उसके बाद क्या मिलता है? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। उड़ीसा का क्या मिलता है? दीवानी। क्या मिलता है? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का क्या मतलब हुआ? दीवानी राइट्स का मतलब हो गया दो चीजों पे राइट। ठीक है, पहला सिविल और दूसरा रेवेन्यू मैटर्स। अब सिविल का मतलब तो रूल हो गया ना भाई, कोई चोरी चकारी हो गया है तो कोई मात हो गई किसी के, कोई चोरी हो गया, किसी भी तरीके का सिविल मैटर है, वो अब किसके पास जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी हैंडल कर रही है। तो एक तरीके से रूलिंग जो है वो स्टार्ट हो गया। तो हम इसको कहते हैं कि टेरिटोरियल पावर के रूप में अब ये डेवलप कर गई पहली बार। ठीक है, टेरिटोरियल पावर के रूप में डेवलप कर गया 1765 में। ठीक है, और इंग्लैंड कब आजाद हुआ? सॉरी, इंग्लैंड से अमेरिका कब आजाद हुआ? 1776 में। कब हुआ? 1776। तो इंडिपेंडेंस अमेरिका का कैसे हुआ? आप सोचोगे एकदम से अमेरिका कहां आ गया? एवरीथिंग इज रिलेटेड। आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा रिलेटेड होता है। जैसे इंडिया में
पिछले 150 सालों से ब्रिटिशर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, वैसे ही ट्रेडर्स के रूप में यूएसए में भी थे। वहां भी उन्होंने इंग्लैंड का झंडा लगा रखा था, लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रांस ने इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जो भी जिस भी तरीके से हो, हर तरीके से फ्रांस ने यूएस के जो वहां पे जो ब्रिटिश के अंडर में जो नहीं चाहते थे, उनको उन्होंने प्रमोट किया कि यूएसए को इंडिपेंडेंट बना दिया जाए। ये बहुत बड़ा कारण था। फ्रांस का लीवर का जो शॉर्टेज था, उसका करेंसी जो था वो बैंकरप्ट हो गया था। क्यों? और 1794 में 30 साल के बाद ही फ्रांस की रेवोल्यूशन भी हो गया, फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हो गया। उसके पहले ये अमेरिकन वॉर के चक्कर में पूरा बर्बाद हो गया एक तरीके से करेंसी, ठीक है। तो 1775 में आजाद हो रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से चल रहा है। तो अब आप देखिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो देख रही है कि व्यापार के लिए जो यूएसए में गए हैं वहां भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और 150 साल में यहां भी कंपनी जो है वो 65 में इसको दीवानी राइट्स मिल गया, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स मिल रहे हैं इसको। तो अब सबसे पहले क्या होगा, अभी आप सोच करके बताइए मुझे। हम क्या पढ़ते हैं कि 1765 से लेकर के 1858 तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, और 1885 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल था। डायरेक्ट रूल, ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये कंपनी का। और 1615 से लेकर के और 1765 तक ये ट्रेडर थे, ये ट्रेडर्स के रूप में थे, फिर टेरिटोरियल पावर के रूप में आए, फिर ब्रिटिश कंट्रोल में सीधा आ गया। हाँ, ये 3 फेसेस है इनके, और इन्हीं 3 फेसेस में अलग अलग रूल्स, लॉज, एक्ट, इवन आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860 में, इसके बाद में आया था, 1858 है, सॉरी, ठीक है। इसके बाद, जस्ट इसके बाद पहला काम हमने यही किया था, लेके आओ पहले आईपीसी लेके आओ, ताकि हर चीज को पनिशमेंट दिया जाए कायदे से, ठीक है। तो ये चीज है, 3 फेस है। 15 साल तो उनको इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट में लगे, फिर ट्रेडर के रूप में, फिर ये। लेकिन ट्रेडर से जब टेरिटोरियल पावर के रूप में डेवलप हो रहे थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात सूझी कि अगर ये कंपनी इंडिया में भी इतनी पावरफुल हो जाएगी, तो फिर वही यूएस वाला हाल यहां पर भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? जैसे ही टेरिटोरियल पावर्स गेन करना शुरू किया, 1773 में सबसे पहला काम किया रेगुलेटिंग एक्ट। बोले 65 में तो इनको मिल गया था, 7-8 साल के बाद बोला पहले इनको रेगुलेट किया जाए, फर्स्ट काम, इससे पहले कि हाथ से निकल जाए, ठीक है। 73, क्योंकि 76 में तो आजाद हो गया था, बट अंदाजा तो भाई पावर गवर्नमेंट में जो होता है उसको पहले से होता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है कि नहीं है। जो इन अब क्या हमें नहीं पता कि रसिया और यूक्रेन वॉर में क्या होगा, ऑब्वियसली जो पावरफुल है रसिया वो जीतेगी, है कि नहीं है। अब पता चले कि सारी कंट्रीज यूक्रेन की तरफ आ जाए, रसिया अकेले बच जाए, तो क्या हमें अंदाजा नहीं है कि क्या होगा? तो अंदाजा होता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेजिस्लेशन ने कहा कि कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से पहला 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। हालांकि 1772 में एक हिंदू लॉ भी आया था, ठीक है। इस सभी का जो है पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक। चलो, तो अब इसके बाद में 1857 और 1858, 57 में म्यूटनी हुई, उसके बाद में 58 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, पहला एक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने है वो लेकर के आई, और डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में, बोला कंपनी को बस बहुत हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट किया था इन्होंने, धीरे धीरे कंपनी पे कब्जा करना, ठीक है, धीरे धीरे। फिर चार्टर एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली म्यूटिनी पे बहाना मिल गया कि बस हो गया तुम लोगों से, अब डायरेक्ट हम कंट्रोल करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये चीज है। तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में 2 चीजें हम देखते हैं। पहला तो कंपनी वाला, तो
1765 से लेकर के 1858 तक क्या क्या मेन था? मेन इसमें जो रूल थे, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, ठीक। उसके बाद फिर दूसरा रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, ठीक। फिर उसके बाद बताओ, फिर चार्टर एक्ट आया 1813 का। चार्टर एक्ट फिर 1833 में भी आया और चार्टर एक्ट फिर 1853 में भी आया, ठीक। इसके अलावा भी कुछ कानून थे जो आए थे, ठीक है। जैसे 1829 में सती प्रोहिबिशन एक्ट आया था, सती को प्रोहिबिट किया था, वो भी एक एक्ट था, 1829 में था, ठीक है। फिर इंडियन स्लेवरी एक्ट आया था 1843 में आया था, ठीक। विडो रिमैरिज एक्ट आया था 1856 में। ये म्यूटिनी के पहले वाले कुछ कानून थे। हाँ, कभी कभी पूछ भी ले। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, ये सारे ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब ईयर पूछ लेगा और इन सभी एक्ट या चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट है, इनके कुछ फीचर्स पूछ लेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। और फिर जैसे म्यूटिनी हुई 57 में, यानी कि 1858 से लेकर के 1947 में, 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, वो लास्ट एक्ट था ब्रिटिश का, ठीक है। उसके पहले सबसे पहले क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। फिर उसके बाद में क्या आया था, एक वैसे बता दूं